नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बदलने वाला है मौसम। बदलते मौसम के चलते किसान चिंता में, बताएंगे मौसम का ताजा अलर्ट। बिजली बिल न चुकाने वालों की अब खैर नहीं, अंबाला में बिजली विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के गांव में हर नल पर लगेगा मीटर, जितनी पानी की खपत उतना ही देना होगा बिल। सरकारी कर्मचारियों को शादी गाड़ी के लिए हरियाणा सरकार देगी सीधा लोन, अब बैंकों में नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, अब हरी खाद तैयार करने पर मिलेगी सब्सिडी। गैस किल्लत के बीच हरियाणा में पहुंचे छोटे सिलेंडरों की बड़ी खेप, आईडी दिखाकर ले सकते हैं ये सिलेंडर। हरियाणा के स्कूलों में बाधित नहीं होगी बच्चों की पढ़ाई, इस तारीख तक मिलेंगी मुफ्त किताबें। भिवानी में आशा वर्करों ने किया प्रदर्शन, 30,000 रुपये वेतन व पक्की नौकरी की रखी मांग, पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। कृषि मंत्री की ट्रांसपोर्टर को 2 टोक, टेंडर लेने के बाद घर बैठे तो होगी कार्रवाई, किसानों को आती है समस्या। हरियाणा के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, 200 एकड़ जमीन पर बनेगी एरो सिटी। हिसार से हरिद्वार व ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, रोडवेज विभाग ने की सीधी बस सेवा की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, पुलिस भर्ती सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। और अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 किलो वाला सिलेंडर, आधार व पैन कार्ड जैसी सिर्फ एक फोटो आईडी दिखानी होगी। स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूरों को राहत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम बदलने वाला है। बदलते मौसम के चलते किसान चिंता में हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन बना हुआ है। निरंतर बादलों की आवाजाही, हल्की बारिश, आंधी और ओले रुक रुक कर आ रहे हैं। इसकी वजह से पूरे इलाके में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार राज्य में एक बार फिर से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। 6 अप्रैल शाम से ही बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इस दौरान 7 और 8 अप्रैल के दौरान तेज गति की हवाओं, आंधी अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बूंदाबांदी के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की भी संभावना है। वहीं 9 अप्रैल को केवल उत्तरी जिलों पर इसका असर दिखाई देगा। 10 अप्रैल को दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस मौसम प्रणाली का असर 7 अप्रैल को हरियाणा, NCR व दिल्ली पर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज प्रदेश में किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के तहत हरी खाद तैयार करने वाले किसानों को सब्सिडी देने वाले नियम में बदलाव किया है। अभी तक रासायनिक उर्वरक की जगह कई किसान हरी फसल से खाद तैयार करते आए हैं और उन्हें सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त में ढैंचा का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब किसान ढैंचा, उड़द और मूंग के बीज खुद खरीदकर फसल तैयार करेंगे और उसकी जोताई कर खाद बनाएंगे। इसके लिए सरकार उन्हें प्रति एकड़ 1,000 रुपए की सब्सिडी के रूप में देगी। इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसमें खेत में खड़ी फसल की फोटो भी संलग्न करनी होगी। इस प्रोत्साहन योजना को इसलिए क्रियान्वित किया गया है कि किसान यूरिया और DAP खाद पर निर्भर न रहकर ज्यादा से ज्यादा हरी खाद का इस्तेमाल करे। ढैंचा की बिजाई करने के बाद जब इसकी लंबाई कमर से ऊपर चली जाती है तो उस पर ट्रैक्टर चलाकर खेत में ही जोताई कर दी जाती है। इससे जमीन को नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक तथा अन्य पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसी तरह उड़द और मूंग के पौधे भी मिट्टी में जोताई के बाद जैविक उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी का काम करते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शहरों की तर्ज पर गांव में भी हर घर में नल पर मीटर लगाने की योजना बनाई है। जो परिवार जितना पानी खर्च करेगा, मीटर रीडिंग के हिसाब से उतना ही बिल भरना होगा। अगर किसी ने होशियारी दिखाकर जानबूझकर मीटर को खराब किया तो न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि नए मीटर की लागत भी वसूली जाएगी। जलापूर्ति लाइन में छेड़छाड़ या फिर अवैध रूप से कनेक्शन लेने पर भी मोटा जुर्माना चुकाना पड़ेगा। प्रदेश के 14 जिलों के 1,500 से अधिक गाँव में तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण जल संकट गहरा चुका है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने गांव में पानी की बर्बादी रोकने और समान वितरण के लिए 14 साल पुरानी नीति में बदलाव किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले कुछ गांव में मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद पूरे प्रदेश में प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के लिए मीटर जरूरी होगा। ग्राम पंचायतों को पानी के शुल्क के बदले
जो राशि ग्रामीणों से मिलेगी उतनी ही राशि प्रदेश सरकार भी देगी। साथ ही गाँव के नजदीक बसी छोटी ढाणियों में भी नल से पानी पहुंचाया जाएगा। अब नियमों में बदलाव कर 100 से कम लोगों और 20 से कम परिवार वाली ढाणियों में भी जलापूर्ति की जाएगी। हरियाणा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक मुफ्त किताबें उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। यह पहल हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा हर साल लागू की जाती है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभी अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। इन्हें बच्चों को देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। शेष जिलों में 15 अप्रैल तक पुस्तकें पहुंच जाएंगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध करवाना है। समय पर किताबें मिलने से छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान होगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इन्हें अब लोन लेने के लिए बैंकों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने अपने 9.5 साल पुराने आदेश में बदलाव करते हुए फिर से पुराना सिस्टम लागू कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को लोन दिलाने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर होगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें 4 नवंबर 2016 को जारी आदेशों को वापस लिया गया है, जिसके तहत मकान, वाहन, कंप्यूटर और शादी लोन के संबंध में ऋण पोर्टफोलियो को पंजाब नेशनल बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस डायरेक्ट लोन व्यवस्था को फिर से लागू करने से कर्मचारियों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। हरियाणा में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत कम होने जा रही है। राज्य में छोटे परिवारों और श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडरों की पहली खेप पहुंच गई है। हरियाणा सरकार और गैस एजेंसियों के इस कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें हर रोज के उपयोग के लिए छोटे और किफायती सिलेंडर की आवश्यकता होती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पानीपत, हिसार और सिरसा में बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं, जिनके लिए बड़ा सिलेंडर लेना या फिर कनेक्शन लेना संभव नहीं होता है। ऐसे में उन्हें 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर मिलने से काफी राहत पहुंचेगी और यह उनके लिए काफी किफायती और सुविधाजनक भी होगा। इसके साथ ही यह सिलेंडर बिना किसी कागजी कार्रवाई के आसानी से मिल जाता है। इसके लिए सिर्फ आपको आधार या फिर वोटर कार्ड की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पारंपरिक घरेलू गैस कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। वे सिर्फ 5 किलो का सिलेंडर खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे रिफिल भी करा सकते हैं। खास बात यह है कि रिफिलिंग की कीमत लगभग 600 रुपए रखी गई है, जो आम आदमी के लिए काफी किफायती भी मानी जा रही है। हरियाणा सरकार ने 8 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का आयोजन चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय भवन में होगा। इस बैठक के दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने बताया कि 8 अप्रैल को चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे से कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होगा। इस बैठक में रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद, पुलिस भर्ती सहित कई अन्य सरकारी भर्तियों की परीक्षा सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। बता दें कि पुलिस भर्ती को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। प्रदेश के एनसीआर में मेट्रो, नमो भारत ट्रेन सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई योजनाओं पर भी चर्चा के साथ बजट राशि को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था, खेल, स्वास्थ्य सेवाओं और आगामी गर्मी सीजन को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की संभावना है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी का 16 लाख रुपए से ज्यादा की जुर्माना किराया से जुड़ा हुआ मामला भी शामिल है, जिसे माफ किया जा सकता है। पिछली कैबिनेट में भी यह प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री ने बताया था कि इसे समीक्षा के लिए रख लिया गया है। प्रदेश सरकार अनाज खरीद की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा व परेशानी का सामना न करना पड़े और गड़बड़ियां भी रोकी जा सके। इसके लिए सरकार अनाज मंडियों में शुद्धिकरण कर रही है। गेट पास, बायोमेट्रिक व्यवस्था इसी का हिस्सा है। किसानों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का। वे यहाँ पहले पीपली फिर थानेसर अनाज मंडी में गेहूँ खरीद प्रबंधों की व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि हर सीजन में उठान की ही समस्या रहती है। कई ट्रांसपोर्टर टेंडर लेने के बाद घर बैठ जाते हैं, जिससे उठान नहीं होता और जाम लगता है, लेकिन अब यह मनमानी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उठान के बाद जब अनाज आगे एजेंसी के पास पहुंच जाता है तो उसके 48 घंटे के बाद किसान को भुगतान होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर व उठान एजेंसी की लापरवाही से यह भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता। लेकिन इस बार सरकार ऐसी कोताही सहन नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंडियों में हालात बेहद खराब है। न बारदाना है, न तिरपाल, न मजदूर और न ही सही इंतजाम। किसान अपनी
अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उठान न होने से गेहूं मंडियों में ही पड़ा है और भुगतान भी अटका हुआ है। उन्होंने मांग की कि बायोमेट्रिक सिस्टम बंद होना चाहिए और ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट की अनिवार्यता भी खत्म होनी चाहिए। वहीं बारिश से खराब हुई फसल, खासकर काले दाने वाली गेहूं की खरीद में छूट दी जाए। उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर हर दाने की खरीद सुनिश्चित करने, बोनस देने और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग रखी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार, हांसी व जींद जिले से भोलेनाथ के नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हिसार सहित बीच रास्ते पर पड़ने वाले गांवों और शहरों से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को इस बस सेवा का फायदा पहुंचेगा। हिसार बस स्टैंड से यह बस सुबह 10 बजे रवाना होकर 10:40 पर हांसी, दोपहर 12 बजे जींद, 12:50 पर सफीदो, दोपहर 2:20 पर पानीपत, 3:10 पर शामली और शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचते हुए 6:45 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में रात्रि ठहराव के बाद अगली सुबह ऋषिकेश से सुबह 5 बजे यह बस रवाना होकर 5:45 पर हरिद्वार, 9 बजे पानीपत, 11 बजे जींद और दोपहर 1 बजे हिसार पहुंच जाएगी। दोपहर 1:15 बजे सफीदों के लिए रवाना हो जाएगी। रोडवेज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जींद डिपो के उपकेंद्र सफीदों से वाया हिसार व हांसी होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए योग नगरी एक्सप्रेस के नाम से ये सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई है। इससे यात्रियों का सफर आरामदायक बनेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद को जल्दी वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने वाली है। यहां HSIIDC की 200 एकड़ जमीन पर एरो सिटी विकसित की जाएगी, जहां मनोरंजन और व्यावसायिक गतिविधियों का वैश्विक हब बनेगा। इस परियोजना में एक ही जगह पर कॉर्पोरेट टावर, ऑफिस स्पेस और बिजनेस सेंटर के साथ शॉपिंग मॉल, ब्रांडेड रिटेल आउटलेट और फूड कोर्ट विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापार, मनोरंजन और निवेश को एक ही मंच पर लाना है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण इसका मनोरंजन जोन होगा, जिसमें मल्टीप्लेक्स, गेमिंग एरिया और फैमिली एंटरटेनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सेवाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे यह क्षेत्र नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के बिजनेस इवेंट्स के लिए उपयुक्त बन सके। साथ ही इस जगह पर आवागमन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के तहत एयरपोर्ट और प्रमुख हाईवे से भी जोड़ा जाएगा, ताकि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। बता दें कि यह मॉडल वैश्विक स्तर पर काफी सफल रहा है, जहां लोगों और कारोबारियों को एक ही स्थान पर काम, ठहरने और मनोरंजन की सुविधा मिलती है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटन और पर्यटकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अंबाला में बिजली विभाग अब उन उपभोक्ताओं को कतई बख्शने के मूड में नहीं है जो लंबे समय से बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं। बिजली बिल न भरने वालों में सरकारी विभाग भी शामिल है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार फरवरी के अंत तक केवल कनेक्टेड चालू उपभोक्ताओं पर ही लगभग 168 करोड़ रुपए का बकाया था। विभाग की सख्ती और पिछले 2-3 महीनों के अभियान के बाद यह राशि अब घटकर करीब 75 करोड़ रुपए रह गई है। लेकिन असली चुनौती उन उपभोक्ताओं की है जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, फिर भी बिल बकाया है। बिजली विभाग अंबाला सर्कल SC ने बताया कि उनके पास डिफॉल्ट की 2 स्थितियां हैं। पहली, जो उपभोक्ता अभी जुड़े हुए हैं उनका बकाया करीबन 168 करोड़ रुपए से घटकर 75 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं दूसरी स्थिति डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं की है, जिन पर भी करोड़ों रुपए बकाया है। ऐसे लगभग 40,000 उपभोक्ता हैं। वहीं बिजली विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो उपभोक्ता अपना बकाया बिल जमा करें, वरना उन्हें न केवल बिजली कटौती बल्कि कड़ी कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। विभाग का लक्ष्य मार्च के अंत तक अपनी रिकवरी को अधिकतम सीमा तक ले जाना है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 25वीं पुण्यतिथि पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली स्थित उनके संघर्ष स्थल पर मुख्य आयोजन हुआ। यहाँ इनेलो नेताओं, कार्यकर्ताओं व अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल किसान, मजदूर और कमेरों के सच्चे मसीहा थे। उन्होंने हमेशा गरीब और दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाई और उनके हित में फैसले लिए। पार्टी का पहला लक्ष्य देवीलाल की नीतियों पर चलना है, क्योंकि उन्हीं के रास्ते पर चलकर समाज के हर वर्ग का भला किया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू की, कर्ज में डूबे किसानों को राहत दी और ट्रैक्टर को कॉमर्शियल श्रेणी से बाहर किया। साथ ही अनुसूचित वर्ग के लिए चौपाल बनवाने और महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा भत्ता जैसी योजनाएं भी लागू की। इस मौके पर प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं भी हुई, जहां लोगों ने चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
भिवानी में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आशा वर्करों ने डीसी कार्यालय भिवानी पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री व मिशन निदेशक के नाम पर ज्ञापन भेजा, जिसमें 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करने, आशा कर्मियों को पक्का करने, हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन जारी करने, वेतन व इंसेंटिव में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष किए जाने, रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए जारी करने की भी मांग की। यूनियन नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे दे रही है। आशा वर्कर्स को लगाते समय जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, मगर अब आशा वर्कर्स पर लगातार काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को मामूली वेतन व इंसेंटिव में गुजारा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आशा वर्कर्स को न कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और न ही मजदूर मानकर उनको न्यूनतम वेतन भी दिया जा रहा है। साल 2023 में हड़ताल के दौरान काटा गया इंसेंटिव समझौते के बावजूद जारी नहीं किया जा रहा है। 2025 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 रुपए मानदेय आज तक लागू नहीं किया गया। आशा वर्कर नेताओं ने सरकार को चेताते हुए जताया कि जल्द मांगों को लागू नहीं किया गया तो प्रदेश भर की 20,000 आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। Realme ने भारत में अपना लेटेस्ट मिड रेंज 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Realme 16 5G कंपनी का नया हैंडसेट है। नए Realme 16 5G फोन में 6.57 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 7000 mAh की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा सेटअप जैसी खूबियां दी गई है। Realme 16 5G के 12GB रैम व 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपए रखी गई है। वहीं 8GB रैम व 128GB स्टोरेज मॉडल को 31,999 रुपए और 8GB रैम व 256GB स्टोरेज मॉडल को 33,999 रुपए में लॉन्च किया है। डिवाइस को एयर ब्लैक और एयर व्हाइट कलर में उपलब्ध करवाया गया है। स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट व रियलमी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत रियलमी के इस स्मार्टफोन को 12 महीनों तक की नो कॉस्ट EMI पर खरीदा जा सकता है। ग्राहक डिवाइस पर 6,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं। रियलमी का यह स्मार्टफोन ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है। वहीं स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 60 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट से सिंगल चार्ज में 142 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलने का कंपनी की तरफ से दावा किया गया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 787 अंक चढ़कर 74,106 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 255 अंकों की तेजी रही और ये 22,968 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में खरीदारी रही। सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,291 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 6,230 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,36,391 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।